So, good evening, all of you. In today's class, we are going to start our next section: how to control inflationary gap, how to control excess demand, the demand, and basically how to correct it. इसका जो पहला पार्ट है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव मेजर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम क्वालिटेटिव मेजर्स की। तो क्वालिटेटिव मेजर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहली चीज जो आती है, या फिर सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? देखिए बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठेंगी चीजें, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डाउट आपको होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? एज यू ऑल नो दैट बिजनेस एंड ट्रेडर्स, they require credit, and they take loans for that sake from commercial banks, and sometimes it happens that they need to mortgage their security, collateral वगैरह कुछ भी देते हैं, कोई भी चीज गिरवी रखते हैं जैसे। तो whatever amount of security they are giving, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी बिल्डिंग को मॉर्गेज किया, और बिल्डिंग जो है मान लो वो 2 करोड़ की बिल्डिंग है, तो ये कोलेटरल हो गया, या एक तरीके से सिक्योरिटी आप इसे कह लीजिए। सिक्योरिटी 2 करोड़ रुपए की है। अब 2 करोड़ की सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी अगर आप दे रहे हैं, तो लोन आपको कभी भी 2 करोड़ का नहीं मिलेगा। लेट्स से मान लीजिए यहां पर आपको मिला लोन 1 करोड़ 60 लाख का। तो इस केस में अगर हम बात करें तो बेसिकली इन दोनों में 40 लाख का डिफरेंस है। रेट अगर आप निकालेंगे तो 20% आ जाएगा। तो यहां पर जो 20% का गैप है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन एडवांस्ड, इन दोनों में 20% का जो गैप है, दैट इज व्हाट वी कॉल एमआर, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझने की कोशिश कीजिए, जब भी आप कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है बैंक को देंगे एज अ ट्रेडर और बिजनेसमैन, तो कभी भी उसके इक्वल आपको लोन जो है वो नहीं मिलता है फुल वैल्यू में। इट ऑलवेज पेज लेस वैल्यू देन द सिक्योरिटी। तो हमेशा बैंक जो है आपकी सिक्योरिटी से कम वैल्यू का ही लोन आपको देगा। And if we talk about margin requirement, then it is the difference between the value of security and loan advanced on it. यहाँ पर ये लोड लिखा हुआ है, बट ये लोड नहीं है, इट इज लोन एडवांस्ड ऑन इट, यानी कि इस लोन के बेसिस पे आपको कितना जो है, इस सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको कितना लोन मिला है, और इन दो लोन और सिक्योरिटी के बीच के गैप को ही आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए A person gives collateral security worth ₹100। 100 रुपए की किसी ने कोलेटरल सिक्योरिटी दी कमर्शियल बैंक को लोन लेने के लिए। द बैंक में गिव हिम लोन ऑफ ₹80। अगर बैंक उसको 80 रुपए का लोन दे देता है, तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स द मार्जिन इज 20%। जो मार्जिन है वो 20% है। क्यों 20% है? क्योंकि 100 और 80 का जो गैप है, दैट इज बेसिकली 20%। तो जितने की सिक्योरिटी की वैल्यू है and the loan which you have taken on the basis of that security, the difference between these two values is basically margin requirement. During inflation, bank will, यानी कि commercial bank will increase the margin requirement. वैसे तो RBI इंस्ट्रक्ट करता है इन सारी चीजों के लिए, तो RBI के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो रेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो एक्सेस डिमांड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, so in a situation of excess demand leading to inflation, inflation, central bank raises margin requirement. आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से बोलेगा कि भैया आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए, यानी कि पहले आप 100 रुपए पर, ये सिक्योरिटी की वैल्यू है और ये लोन एडवांस्ड है, लोन एडवांस्ड, और यहां पर जो है ले लेते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट एमआर। तो पहले आपको 100 रुपए की वैल्यू पर 80 रुपए का लोन मिल रहा था, और यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 20% थी। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, एक्सेस डिमांड की बात करें, इन्फ्लेशनरी गैप की बात करें, तो लेट्स से सिक्योरिटी की वैल्यू यहां पर 100 है, तो बैंक जो है यानी कि सेंट्रल बैंक जो है इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा, 20 से 30% कर देगा।
and in that case you will be able to get loan of 70 rupees only. आप सिर्फ 70 रुपए का लोन ले पाएंगे. This discourages the borrowers or this discourages the borrowing because it makes people get less credit. पहले आपको 80 रुपए का क्रेडिट मिल रहा था, अभी आपको 70 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है. तो क्योंकि क्रेडिट आपको कम मिल रहा है, तो अगेंस्ट योर सिक्योरिटी ऑफ 100 रुपीज, सो बिकॉज ऑफ दैट मनी सप्लाई विल डिक्रीज, और मनी सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा. मनी सप्लाई विल डिक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट कंजम्पशन विल डिक्रीज, और कंजम्पशन अगर डिक्रीज होगा तो एडी विल ऑल्सो डिक्रीज, एंड एडी और एएस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के. और जो भी डिफरेंसेस हैं ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस डिमांड, जो भी गैप है वो गैप अपने आप रिमूव हो जाएगा. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एडी और एएस दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते. इक्विलिब्रियम पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सारा प्रोसेस जो हमारा चल रहा है ये इक्विलिब्रियम के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हाउ वी वुड बी एबल टू अचीव द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है क्रेडिट राशनिंग. जिस तरीके से राशन शॉप पे, एक फेयर प्राइस शॉप, पीडीएस शॉप पर हर किसी चीज का एक कोटा होता है कि इस कोटा से ज्यादा जो है किसी पर्सन को कोई भी गुड या कमोडिटी जो है वो नहीं देनी. फॉर एग्जांपल वीट 10 केजी देना है, राइस इतना देना है, तो इस तरीके से कोटा डिसाइड कर लिया जाता है. तो इन दिस मेथड द सेंट्रल बैंक कैन गिव डायरेक्शन. सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन देता है नॉट टू गिव क्रेडिट टू सर्टेन पर्पसेस और to give more credit for particular purpose or to the priority sectors. यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो इनको अगर लोन चाहिए तो इनको आप लोन दे दो. लेकिन कोई स्पेकुलेशन पर्पस के लिए ले रहा है या कोई और किसी पर्पस के लिए ले रहा है तो उस केस में आप लोन मत दीजिए. तो सेंट्रल बैंक इश्यूज गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल बैंक्स की आपको जो हमने जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग काम करना है. फालतू की चीजों के लिए लोन नहीं देना है. प्रायोरिटी सेक्टर है तो लोन दे दीजिए. तो स्पेसिफिकली यहां पर ये जो चीज बताई जाती है कि नॉट टू गिव क्रेडिट, ये स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज के लिए मना होता है. यहां पर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज जो होती है उनके लिए बेसिकली ज्यादातर प्लान किया जाता है इस तरीके से. सो इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड leading to inflation, the central bank introduces rationing of credit in order to prevent excess flow of credit. ज्यादा जो है क्रेडिट का फ्लो रोकने के लिए, पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, राशनिंग जो है वो इशू कर सकती है कि इस कोटा से ज्यादा जो है आपको यहाँ पर किसी को भी क्रेडिट नहीं देना है, एंड इट हेल्प्स टू wipe off the excess demand and ultimately AD will become equal to AS. यानी कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं, जो प्रॉफिट वगैरह के लिए की जाती हैं, जैसे कि कोई चीज फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अगर कम हो गया है तो हम बाहर की करेंसी को बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तो लोन लेना चाहते हैं, तो ये फालतू में मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है. तो जब आप राशनिंग कर देते हैं तो इससे मनी सप्लाई जो है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए डिक्रीज हो जाती है जो इतनी नेसेसरी नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडी ऑल्सो डिक्रीजेस. एडी भी जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है, एंड वी अचीव द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. बार बार हमेशा हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ही अचीव करते हैं इन सारे मेथड्स की वजह से. कोई भी मेथड हम बात करें, किसी भी मेथड की अगर हम बात करें, ईच एंड एवरी मेथड टॉक्स अबाउट द सेम थिंग. मॉडल क्वेश्चन जो है सीबीएसई में काफी बार आया हुआ है, सीबीएसई में काफी बार पूछा जा चुका है मॉडल क्वेश्चन के बारे में. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपको पता होनी चाहिए. 3 ही पॉइंट बताते हैं ज्यादातर बुक्स में. डायरेक्ट एक्शन मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं जो इसके बाद आएगा. तो मॉडल क्वेश्चन में बात करें तो मॉडल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, दैट लेट्स से जैसे मैं टीचर हूं, आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूं कि ओके यू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये बोर्ड आएगा इंपॉर्टेंट, आप मेरे कहने पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, देन दैट इज व्हाट वी कॉल मोरल क्वेश्चन. दैट अगर मैं इस टर्म्स में बताऊं, जैसे मैं यहां पर बात करूं तो आरबीआई मेक्स और आरबीआई policies, some guidelines, and it expects that commercial banks need to
बिहेव इन लाइन विद द पॉलिसीज लेड डाउन बाय आरबीआई। जो पॉलिसीज आरबीआई ने बनाई हैं उसी के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स भी जो हैं वो करे। तो ये इसको हम कहते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन। आप को प्रेशराइज किया जा सकता है या आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप इन पॉलिसीज को फॉलो करें। वैसे हर एक बैंक को ये सारी की सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इसमें क्या होता है कि इट अपील्स फॉर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी की जो बैंक्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी की सिर्फ अगर जिनको अर्जेंसी है, जिनको नीड है, उन्हीं को लोन दिया जाए, और जिनकी नीड जो है इतनी ज्यादा नहीं है, सो इट शुड रिफ्रेन गिविंग लोन्स इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जाती है, इट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी which results in decrease in consumption, and as a result AD also falls। एडी जब फॉल होता है तो आपका एडी और एएस एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ये बराबर हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहां पर जो सिचुएशन हम अचीव करना चाहते हैं एंड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द इकोनॉमी। जो इरेडिकेट हो जाती है एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जाती है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन की बात आती है जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो उसमें एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी की ज्यादा से ज्यादा लोन दो, जिसको चाहिए लोन दे दो, दैट काइंड ऑफ पॉलिसी इज फॉलोड टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। यहाँ पर ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड इज हाई, सो वी नीड टू डिक्रीज इट, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फॉलो कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी। एंड टाइम टू टाइम आरबीआई गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स फॉर द सेम थिंग। जब भी इन्फ्लेशनरी गैप वगैरह की सिचुएशन होती है तो इस तरीके की चीजें होती हैं। डायरेक्ट एक्शन इसका चौथा पॉइंट है। ये बेसिकली एग्जाम्स में इतना ज्यादा नहीं आता है, और मैं तो कहूंगा, मैं सिर्फ आपको नाम के लिए बता रहा हूं, ज्यादा नहीं आता ये कुछ ऐसी चीज है कि जैसे मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन में इतना ही फर्क है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो मार्केट गया है, मार्केट जाता है, वो काफी बार रोता है कि नहीं मुझे टॉय लेना है, ये टेडी बियर लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। मम्मी समझाती है नहीं बेटा मत लो, प्यार से समझाती है, घर पे पड़े हुए हैं बहुत सारे, अभी मत लो, जब वो खराब हो जाएंगे तब हम ले लेंगे, ये अभी रिक्वेस्ट कर रही है मम्मी। मोरल सुएशन, दिस इज व्हाट वी कॉल मोरल सुएशन, प्यार से समझा रही है। फिर एक कंडीशन आती है कि मम्मी का पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और मम्मी जो है डायरेक्ट एक्शन लेती है, फिर उसका कार्बन जो है गालों पे छपा हुआ होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट एक्शन। तो पहले तो आरबीआई प्यार मोहब्बत से बात करता है, भाई आप ये हमारी पॉलिसीज हैं, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर लीजिए, रिक्वेस्ट करता है, प्रेशराइज करता है। जब कोई नहीं मानता तो फिर भाई बात आ जाती है पेनल्टी और फाइन्स की। तो यहां पर क्या होता है, द सेंट्रल बैंक में वार्न और टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक्स विच डू नॉट फॉलो इट्स गाइडलाइंस। जो इसके गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते उनके लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इसी के रिगार्डिंग काफी टाइम पहले एक चीज हुई थी कि आरबीआई स्लैप्ड ₹5 लाख फाइन ऑन आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया था, क्योंकि आईडीबीआई ने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। जो आरबीआई चाहता था वो आईडीबीआई ने फॉलो नहीं किया था। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट एक्शन, इसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन। एंड इफ यू पीपल आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट। अदरवाइज हम लोग इसके बाद डिफ्लेशनरी गैप पर मूव कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, hand raise option is there, raise your hand, I'll get back to you and I'll ask you that what problem you people are having। so अभी तक मुझे नहीं लगता किसी का भी यहां पर डाउट है। इसके बाद हम बात करते हैं नाउ, एक हमने अभी जो पढ़ा वो पढ़ा क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में अंडर मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप।
अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप एंड फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले जो सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए वो मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट थे, और ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, दिस रिलेट्स टू फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? Fiscal policy is that policy which is related to the income and expenditure of the government, जो गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। तो दो चीजें आपको साफ साफ पता लग गई हैं। गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है? गवर्नमेंट अर्न्स मनी विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों से गवर्नमेंट की इनकम होती है। और एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर के लिए। तो यहां पर ये दो पॉइंट्स, रेवेन्यू पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है, ज्यादातर हम इसकी बात करते हैं, ज्यादातर हम इसको डिस्कस करते हैं। पब्लिक बोरोइंग्स और बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, हालांकि बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट। अभी हाल फिलहाल 3-4 साल में, 5-6 साल में ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ है कि गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से, जो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुना होगा। राइट नाउ विल टॉक अबाउट रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी यानी इनकम पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी यानी कि जो एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। क्या करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप में, डिटेल्स में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी गैप है, यानी कि एडी जो है एएस से ज्यादा है। If aggregate demand is more than aggregate supply, then to reach to the equilibrium, we need to decrease the level of AD. हमें AD का लेवल जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। अब AD का लेवल कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम? ध्यान दीजिए बेटा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है रेवेन्यू पॉलिसी। तो टैक्सेस को गवर्नमेंट बढ़ा देती है। आप टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे, क्या होगा? When tax will be increased, then basically the level of aggregate demand will decrease, क्योंकि आपकी जो YD यानी कि डिस्पोजेबल इनकम है, जिसका मतलब होता है Y माइनस टी, यानी कि इनकम में से टैक्स को लेस कर दीजिए। टैक्स जितना ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम हो जाएगी, और टैक्स को इंक्रीज किया जाता है ताकि एडी का लेवल डिक्रीज किया जा सके। लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर पॉलिसी की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या होता है बच्चे? एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज्ड। एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि जो भी अनप्रोडक्टिव चीजें जो हो रही हैं, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क काइंड ऑफ चीजें अगर चल रही हैं अनप्रोडक्टिव, तो वो चीजें रोक देती है गवर्नमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट लेस मनी सप्लाई इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। मनी सप्लाई जैसे ही कम होगी, द लेवल ऑफ एडी विल फॉल। तो एडी जो है यहाँ पर फिर से फॉल हो जाएगा, और यही हम चाहते हैं। हमारी सारी चीजों का मतलब सिर्फ यही है कि एडी फॉल हो जाए और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाए, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। पब्लिक बोरोइंग्स, ये एक और तरीका है। इसमें क्या होता है, लोगों से आप पब्लिक से आप बोरो करेंगे, मनी सप्लाई जो है उनके पास डिक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई जैसे उनके पास डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डिमांड का लेवल भी कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल, और एडी विल फॉल एंड अगेन इट विल रीच टू द इक्विलिब्रियम लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जब आप बोरो करते हैं तो आरबीआई जो लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उस लोन में कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और लेवल ऑफ एडी विल आल्सो डिक्रीज, एंड वापस जो है हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से, ये मैंने हिंट दिया है, सारी चीजें होती हैं। बेसिकली यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दीज टू मेजर्स राइट नाउ। इन दो चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपसे ज्यादातर पूछी जाएंगी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगेन, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, you people are absolutely free to raise your hand and I'll get back to you and take your doubts. अगर कोई डाउट आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो। लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। पहला पॉइंट जो है हम बात करते हैं। यस सिमरन, क्या डाउट है आपका? प्लीज स्पीक अप। सर मेरे को पूछना था, जो पब्लिक बोरोइंग्स वाला पॉइंट है वो मेरे को समझ नहीं आया। पब्लिक बोरोइंग्स बेटा अभी आनी है,
So I had just given you a basically the main idea, the basic idea of all such things, so that मैं जब आपको explain करूं तो उससे पहले सारी चीजें आपके clear हो जाएं. I'm gonna explain that point in the upcoming slides, so don't worry about that. Let's talk about the very first point first of all. सबसे पहले point की बात करते हैं. यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की. तो एज आई हैड टोल्ड यू कि इन केस इन्फ्लेशनरी गैप एडी ज्यादा होता है और एडी का लेवल जो है हमें कम करना होता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए, तो हम डिक्रीज कर देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क या कुछ इस तरीके की चीजें जो नॉन डेवलपमेंटल एरियाज हैं उनमें कर रही हैं, तो उनको हम अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है. बिकॉज ऑफ दैट इनकम ऑफ द पीपल विल फॉल, बिकॉज गवर्नमेंट कोई काम नहीं करवाएगी तो पैसा रिलीज नहीं करेगी, तो बेसिकली जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, दैट मनी सप्लाई विल फॉल. आपकी जो मनी सप्लाई है वो फॉल हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ इट एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो फॉल. आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी फॉल हो जाएगा. ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड केस है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए. वन बाय वन ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर. अनदर पॉइंट इज इंक्रीज इन टैक्सेस. ये जो पॉइंट है ये आपका रेवेन्यू या फिर इनकम पॉलिसी या टैक्स पॉलिसी आप इसे कह सकते हैं. टैक्स पॉलिसी में जैसे कि मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया था, एडी हमें कम करना पड़ता है क्योंकि एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है तो डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि जब एडी इज मोर देन एएस, द गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्सेस. गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है. जब भी टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, whenever the tax will increase, what will happen? टैक्स जब भी इंक्रीज होता है, इसको साइड में लिख लेते हैं, इनकम डिक्रीजेस. आपकी इनकम कम हो जाती है बिकॉज यू नीड टू पे मोर टैक्सेस. और जैसा कि मैंने वाईडी वाला कंसेप्ट आपको बताया, यानी डिस्पोजेबल इनकम, सो इट विल रिजल्ट इन फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम. आपके डिस्पोजेबल इनकम जो है विच यू कैन डिस्पोज ऑफ विल डिक्रीज. आपकी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाएगी. जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो बेटा आपका एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो भी फॉल हो जाएगा. टैक्सेस किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, और जब टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे तो उस केस में आपकी इनकम जो है अपने आप कम हो जाएगी. टैक्सेस कह लीजिए, फाइन्स कह लीजिए, इस तरीके की चीजें हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आता है पब्लिक बोरोइंग्स. पब्लिक बोरोइंग सबसे पहले जैसे कि आपने पूछा तो मैं आपको बता देता हूं. पब्लिक बोरोइंग इज अ सिचुएशन इन विच government borrows funds from RBI, government borrows funds from the general public. गवर्नमेंट जो है जनरल पब्लिक से बोरो करती है. क्यों बोरो करती है? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन विच इज प्रिवेल्ड इन द इकोनॉमी? इकोनॉमी में एडी जो है वो ज्यादा है. मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं दैट लेवल ऑफ एडी इज मोर देन एएस. जो इन्फ्लेशनरी गैप की हम बात करते हैं, तो एडी का लेवल एएस से ज्यादा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो और पब्लिक बोरोइंग होती है व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द पब्लिक. गवर्नमेंट बोरो करती है. क्यों बोरो करती है? क्योंकि लोग जो हैं वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा है, और गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई विद द नॉर्मल पब्लिक, विद द जनरल पब्लिक. गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास कम पैसा अवेलेबल हो, पैसा कम हो. गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है बोरोइंग इंक्रीज कर देती है फ्रॉम द पब्लिक. अब पब्लिक से पैसा जब बोरो करेगी गवर्नमेंट, तो जनरल पब्लिक के पास मनी सप्लाई जो है अपने आप डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को पैसा दे दोगे उधार पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको. इसमें एवरीबडी वांट्स टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, मतलब सेफ साइड है आपकी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. तो मनी सप्लाई जो है जनरल पब्लिक के पास डिक्रीज हो जाएगी. जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो आपका एडी का लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और एडी का लेवल डिक्रीज होगा तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू
till the situation of excess demand will not be eradicated from the economy. जब तक excess demand के situation को आप eradicate नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर देते, तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। बेटा अगर अभी भी आपको कुछ समझना है, बिकॉज इन बिटवीन यू हैड रेज योर हैंड, अगर अभी भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं है, यू आर absolutely free to ask your doubt, but you need to raise your hand for that. I'll get back to you. तो यहां तक ये सारी चीजें हैं। लास्ट पॉइंट मैंने नहीं बताया है, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, तो ये जस्ट एक पॉइंट है जो मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि आप लोगों को नॉलेज रहे कि हाँ ये पॉइंट भी होता है। बट यूजुअली दो चीजें इसके अंदर आती हैं, इंक्रीज इन टैक्सेस यानी कि टैक्स पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी यानी कि रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इन दो पॉलिसीज के अलावा तीसरी कोई चीज एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है। ये सिर्फ मैंने आपको इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग नॉलेज के लिए बता दिया है। सीबीएसई में कभी भी ये पूछा नहीं गया है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, प्लीज आस्क योर डाउट्स वन बाय वन। सिमरन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट नाउ? पूछना था कि जो टैक्स वाली रेवेन्यू पॉलिसी है सर, अगर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे बट इन्फ्लेशन के टाइम पे तो लोगों के पास वैसे ही मनी कम होती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ों को, तो फिर अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो उनको और प्रॉब्लम नहीं होगी? चलिए बेटा बात कर लेते हैं आपके इस पॉइंट के बारे में। आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग राइट नाउ। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अ रेवेन्यू वाली टैक्स पॉलिसी। इट इज यू कैन सिंपली से दैट टैक्स पॉलिसी और रेवेन्यू पॉलिसी, आप दोनों ही चीजें बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द थिंग इज दैट कि आपने कहा कि टैक्स बढ़ा देंगे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बेटा हम प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं किसी चीज का। व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली हियर इज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। पहले सिचुएशन क्या होती है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर एडी ज्यादा होता है एएस से, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम लोगों के पास होती है बट वट एवर द इकोनॉमी हैज प्रोड्यूस्ड उससे ज्यादा डिमांड हो रही होती है। जो भी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है उससे ज्यादा डिमांड हो रही होती है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है? सबसे पहले तो इनकम की कमी नहीं होती जो आपने बताया। तो बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बेसिकली यहां पर वाई डी यानी कि डिस्पोजेबल इनकम को हम कम कर रहे हैं कि वाई में से टी लेस कर दिया, यानी कि टैक्सेस लेस कर दिए। और टैक्सेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्पोजेबल इनकम आउटपुट होगा वो कम होता जाएगा। टैक्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, डिस्पोजेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम, नेट इनकम एंड टैक्स। तो यहां पर टैक्सेस जब आपके बढ़ेंगे तो बेसिकली आपकी इनकम कम हो जाएगी। बाकी सारी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी इनकम कम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट एडी विल फॉल। यहां पर ये नहीं है कि इनकम कम है लोगों के पास, इनकम ज्यादा है तभी तो लोग एडी जो है ज्यादा है। दैट्स व्हाई एडी इज मोर देन एएस। सो गवर्नमेंट इज समवेयर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू डिक्रीज द लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर इनकम का लेवल जो है गवर्नमेंट वो डिक्रीज करना चाह रही है सो दैट लेस पीपल विल बी लाइक इनकम का लेवल कम करना चाह रही है सो दैट एडी को कम किया जा सके, आपका जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो डिक्रीज हो सके और इकोनॉमी वापस से जहां पर एडी और एएस बराबर हैं उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को अचीव कर सके। इज दैट क्लियर सिमरन राइट नाउ, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है बेटा? तो ये वो सिचुएशन नहीं होती कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। इट इज अ सिचुएशन दैट पीपल हैव मनी बट द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? सर मैंने सोचा कि इसका मतलब इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है ना, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें। हाँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल महंगाई तब होती है जब आपके एडी का लेवल ज्यादा होता है एएस से। महंगाई क्यों होगी? क्योंकि आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, खरीदने वाले ज्यादा हैं, जबकि आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है वो कम प्रोड्यूस हुआ है। तो महंगाई का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि इनकम कम है। महंगाई का मतलब वो महंगाई इसलिए होती है क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए ही गवर्नमेंट ये सारी चीजें करती है। So this is all about the given situation. यहां तक इस क्लास में इतना ही। इसके बाद हम अगली क्लास में यानी कि जो इसके बाद है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ्लेशनरी गैप के बारे में।